आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 11 में कौन-कौन से नए अपडेट आए हैं। मैं आपको कोई भी सुनी-सुनाई बात या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के नहीं बताने वाला हूं। अभी हाल ही में मैंने विंडोज़ 11 अपने लैपटॉप में ऑफिशियल वर्जन रोल आउट जो हुआ है, उसे डाउनलोड किया है यानी इंस्टॉल किया है। और मुझे लगता है कि विंडोज़ का अभी तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि लास्ट ऐसा बड़ा अपडेट जो यूज़र के लिए था, वो विंडोज़ 7 के बाद विंडो 8 आया था। और मुझे पर्सनली तो विंडो 8 पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये काम आसान करने के बजाय काम को और मुश्किल कर रहा है। तो मैंने विंडोज़ 8 को इंस्टॉल किया था, पर मैं वापस विंडोज़ 7 पे आ गया था। पर अभी मैंने विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 11 पे स्विच हूँ, और थोड़े बहुत कमियों के अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। मुझे तो मतलब बहुत मेजर चेंज लग रहा है जैसे कि ये काम को ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी बनाने के लिए किया गया है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो और आपने क्रोम ओएस या क्रोमियम ओएस चलाया हुआ है, तो आपको उनकी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ विंडोज़ 11 में आप देखने को मिल जाएंगी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बटन्स को थोड़ा-सा मूव किया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टार्ट मेन्यू था, यहाँ पर आ गया। जिसकी वजह से जो एक आदत थी उसे बदलने में, दोबारा से नई बटन से कैचअप करने में लगभग 1 वीक का समय लग जाएगा। तो अभी जैसे आप स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर देखें, नॉर्मली मेरी आदत थी कि ऐसे कर्सर लास्ट में लेके जाता था, यहाँ क्लिक करता था, सीधे शट डाउन कर देता था। अभी मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर शट डाउन के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो सबसे बड़ा चेंज कि यहाँ पर हल्का सा राउंड टाइप का कॉर्नर दिया गया, जो लुक थोड़ा सा अच्छा देता है। और उसके बाद दूसरा चेंज जिसमें हो सकता है आप परेशान हो जाओ, कि यहाँ पर आपको कोई भी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। वो कैसा है कि जैसे मुझे ये फाइल को कॉपी करना है, इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ ये जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं यही है। ये है कट, ये है कॉपी, ये है रीनेम, और ये शेयर, और ये है डिलीट करने का। तो यानी कि जो भी चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं, इस बार क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि यूज़र का डेटा यूज़ किया है। कि यूज़र का डेटा यानी कि लेट्स से जैसे मैं इसे ले जाता हूँ पीसी में। यूज़र का डेटा ऐसे कि हम जो भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे ईज़ी कर दिया गया, और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया। जैसे कि अब इसी में आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फाइलों को इधर उधर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसका हमें ऊपर ही ऑप्शन दे दिया गया। और एक और चीज़ आप देखो, अगर मैं इसे मान लीजिए कॉपी करता हूँ और किसी ऐसे फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर आइकॉन थोड़ा सा नीचे के साइड आएगा, या फिर ऐसे करते हैं, और अच्छा चलिए ये तो मेरा फोल्डर हो गया, अपना डेटा नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ राइट क्लिक, तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन नीचे दे रहा है, ठीक है। वही अगर मैं इसे फुल स्क्रीन पे करके पेस्ट पे जाऊंगा तो ऊपर दे रहा है। यानी कि हमें क्या किया गया है कि कर्सर से हमें ज़्यादा ना घूमना पड़े, चीज़ें एकदम से नज़दीक रहें और बहुत ही हैंडी रहें, जिससे कि हमारी स्पीड पे इफेक्ट पड़े। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आपको आधे घंटे लगते थे, तो हो सकता है 25 मिनट लगे। अब जैसे हम क्या करते हैं कि नॉर्मली विंडो को लेके ऐसे ऐसे मतलब अपने हिसाब से उसे लगाते हैं। तो अभी एक ऑप्शन दे दिया कि इस पे आप ऐसे कर्सर रहने दो। यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि आप कैसे रखना चाहते हो। जैसे मुझे ऐसे रखना अपनी विंडो को, मैं बाकी में कोई और ऑप्शन ओपन करना चाहता हूँ, तो वैसे ही आप इसमें कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। खैर मुझे तो फुल स्क्रीन करनी है। और इसमें जो सेटिंग है वो भी एकदम आपको एंड्रॉयड जैसी मिली हुई है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एंड्रॉयड जैसा आइकॉन भी है और एंड्रॉयड जैसी है भी। मतलब जैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्राइटनेस हमें कम ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब घूमना पड़ता था। पहले क्या था कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर या फिर डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ता था। अभी सीधे यहीं से हम ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साउंड की वॉल्यूम का यहाँ पे एक ऑप्शन देता था, अब इसी में ऐड कर दिया है। प्लस वाईफाई में भी काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब हैंडी कर दिया, एकदम फ़ोन जैसा कर दिया। क्योंकि आप जब एंड्रॉयड से इसमें विंडोज़ में स्विच करो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाती है, तो आप जब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आओ तो आपको एकदम से अजीब ना लगे कि यार मैं क्या चला रहा हूँ। उसके लिए इसको काफ़ी हद तक उनसे मैच किया गया। अगर आपने क्रोम ओएस चलाया होगा, देखा होगा क्रोम ओएस में ऑप्शंस यहाँ पर थे और मेन्यू भी ऐसे ही ओपन होता था, तो उसको भी हल्का सा कैच करने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ा सा हमें कंट्रोल ज़्यादा दिया गया। कंट्रोल क्या, ट्रैकिंग ज़्यादा दी गई। जैसे मैंने बैटरी पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है, कब कितनी है। और हाँ, एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया था कि भैया आप देख के बताना कि विंडोज़ 11 बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है कि नहीं। तो वैसे तो अब यहाँ पर पहले व्यू फुल डिटेल्स में जाते हैं। वैसे मेरा लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बहुत कम चलती है। पर फिर भी जब से मैंने इसे अपडेट किया पिछले 4-5 दिन से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटरी और कम चल रही है। जैसे कि मैं आपको डेटा में दिखा देता हूँ, 3 बजे मेरा अब बैटरी था 74%,
और 4 बजे हो गया 36, मतलब लगभग हाफ हो गया। तो इतना ज़्यादा मेरा लैपटॉप कभी भी बैटरी कंज्यूम नहीं करता था। तो मुझे लगता है कि विंडोज़ 11 हल्का सा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और बाकी मेरा लैपटॉप भी गेमिंग है, तो मुझे उतना सही से आइडिया भी नहीं है, क्योंकि पहले विदाउट चार्ज 4 घंटे 3.5 घंटे चल जाता था, अब 2.5 घंटे चल पाता है। तो क्योंकि वो आपको यहाँ पर डेटा दिख ही रहा होगा, ये सब ऐसा है कि इस वक्त लैपटॉप बंद था तो वो उसका है। और जब लैपटॉप चालू हुआ तो मैंने चार्ज पे लगा के चालू किया, तो चार्ज हो ही रहा था, चला रहा था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था। फिर जब मैंने चार्ज बंद किया तो गिर गया, फिर मैंने चार्ज चालू किया तो यहाँ पर चार्ज हो गया। तो ये आप डेटा देख सकते हो। बैटरी मुझे पर्सनली लगता है ज़्यादा कंज्यूम करता है। और ये चीज़ जो हमें एंड्रॉयड में देखने को मिलती है कि आप देख सकते हो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं। तो वही यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 50% मेरी बैटरी गूगल क्रोम ने कंज्यूम की है, और उसके बाद 24% एडोबी प्रीमियर प्रो, जिससे मैं वीडियोस को एडिट करता हूँ और इसमें वीडियो को चला करके देखता हूँ। और बस मेजर मेरी बैटरीज यहीं पर कंज्यूम हुई, इन्हीं दो में। और इस वक्त मैं अपने लैपटॉप से यही दो काम कर ही रहा हूँ। गूगल क्रोम से अपने चैनल को देखता हूँ, चीज़ें सर्च करता हूँ, और एडोबी से जो भी वीडियो बनाता हूँ उसे एडिट करता हूँ। तो यही दो मेरी मेजर बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। प्लस अब एक और चीज़ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि हम चलते हैं पहले यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट में, और यहाँ पर डेटा यूजर्स पे चलते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ दी हुई है विंडोज़ ने इस बार, कि अब हम देख सकते हैं कि कौन सा ऐप या कौन सा सॉफ्टवेयर कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। ये अच्छा भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जो मालवेयर टाइप का होता है, हमारे कंप्यूटर की डिटेल्स को, फाइल्स को इंटरनेट पे अपलोड कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम ट्रैक ही नहीं कर सकते कौन सा ऐप कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सिस्टम जो है, क्योंकि मैंने ऑटो अपडेट लगा रखा है, तो ये अपडेट ढूंढता रहता है, होता रहता है अपना। जब से मैंने विंडोज़ 11 पे अपडेट किया है 2-3 बार आई थिंक पैच फाइल्स या जो भी हैं वो अपडेट हुई हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट मेरे क्रोम ने कंज्यूम किया है। फिर बैकग्राउंड डाउनलोड में ये कंज्यूम हुए मेरे इंटरनेट, और उसके बाद एसुस अपडेट मैंने किया, वो उसमें कंज्यूम हुए। फिर मेल्स मेरे रेंडर हुए एक तरीके से, और मैं व्हाट्सएप डेस्कटॉप, यानी कि आप कंप्लीटली देख सकते हो अगर कोई उल्टा सीधा ऐप आपके इंटरनेट को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी फाइल्स को कहीं अपलोड कर रहा है, तो आप बेहतर होगा कि आप उस ऐप को उड़ा दो। अगर आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमाना चाहते हो तो ग्रो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एक लोग को रेफर करते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और उस इंसान को भी 100 रुपये मिलेंगे जो डाउनलोड करेगा। और अगर आप दिन में 5-10 लोगों को भी रेफर कर देते हो तो आपके 500 से 1000 रुपये बन जाएंगे, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में फॉर डेवलपर्स के सेक्शन में आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर मोड का, कि इंस्टॉल एप्स फ्रॉम एनी सोर्स इंक्लूडिंग लूज फाइल। और ये मैंने लेट से अभी ऑफ कर रखा है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, मैंने ऑन कर दिया, पर नहीं, ऑन नहीं करता हूँ, ऑफ ही रहने देता हूँ। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे हमें एंड्रॉयड फ़ोन में होता है कि हम प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें अलाउ करना पड़ता है, वैसे ही इसमें भी दे रखा है, जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप्स या सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल कर पाओ। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर दे रखा है, इसमें आपको कई सारे काम के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप गूगल से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हो सकता है उसमें मालवेयर हो या फिर वायरस हो। और उस चीज़ को बचाने के लिए, यानी कि यूज़र के लिए भी अच्छा है कि उस चीज़ से बचाने के लिए ये ऑप्शन हमें दे रखा है। बहुत टाइम ले रहा ओपन होने में, पर तब तक मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि हमें वायरस से बचाने के लिए भी ये ऐप स्टोर ज़रूरी है। और विंडोज़ ने यहाँ पर अपनी एक गलती भी सुधारने की कोशिश की है कि जब विंडोज़ शुरू में आया था तो उसने कोई भी ऐप स्टोर नहीं दिया था, जिसकी वजह से यूज़र को बहुत दिक्कत होती थी कि भैया हमें कोई सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो अब हम कैसे ढूंढें, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करें। हमें मतलब जो नया यूज़र होता था, जो नया आता था, कंप्यूटर सीखता था, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी कंप्यूटर सीख ही रहा होता है, विंडोज़ सीख ही रहा होता है लैपटॉप चलाना, तो वो नहीं समझ पाता था कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो अब यहाँ पर प्ले स्टोर को देखते हुए विंडोज़ ने भी एक तरीके से अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स का एक ऐप स्टोर टाइप का बना के दे दिया है, जहाँ पर आप काम के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो। गेम्स का सेक्शन ये तो हमें विंडोज़ 10 में भी देखने को मिल रहा था, पर इसका इंटीग्रेशन उतना बढ़िया नहीं था। विंडोज़ 10 में क्या था कि आप बाहर से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते थे और इसमें से भी कर सकते थे। अब यहाँ पर एक तरीके से करने को तो आप यहाँ पे भी बाहर से ही कर सकते हो डाउनलोड, पर ये ऑप्शन दे दिया है जिससे कि क्या होगा कि जो नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं हैकिंग से और वायरसेस से बच पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि आप ढंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो बेटर है कि इसे ऑफ ही रहने दो और बाहर से डाउनलोड ही मत करो। जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करो। और मैं अगर आपको थोड़ा जल्दी बताता चलूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हम यूज़ करते थे उसे हमारे सामने ला के रख दी गई ताकि और भी आसान हो जाए।
जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस से इंटीग्रेशन, जो भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से हम माउस कनेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का जो भी सेंसिटिविटी, वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी ईजी कर दी गई हैं। आप यहाँ पर डिवाइसेस में जाके देख सकते हो कि एक USB कीबोर्ड कनेक्टेड है, USB माउस कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक मेरा ऑडियो के लिए ये हमारा माइक कनेक्टेड है, और ये मेरी हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है। तो बेसिकली आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो और उनके कंट्रोल्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ जो मुझे बढ़िया लगी। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे सही लगे, मुझे लगे कि हाँ, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे मेजर चेंज तो यही जो मैंने आपको दिखाया, कॉपी कट ये वाला जो हम मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमें एकदम आगे उठा के दे दिया, यहाँ तक भी परेशान होना पड़े यहीं पे। और यही तक कि नहीं, बल्कि अगर हम फोल्डर छोटा मोटा करके देखते हैं तो मतलब ऊपर नीचे वो बेसिकली हमसे ज़्यादा दूर रखा ही नहीं है, तो वो अच्छा किया है। और उसके बाद सेटिंग में चल के आपको वो दिखाता हूँ जो मुझे लास्ट बढ़िया लगी, वो है रीसेट का ऑप्शन। रिकवरी सेक्शन में जा करके आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हमें एंड्रॉयड में मिलता है कि हम अपने फ़ोन को पूरा रीसेट कर सकते हैं और जो भी हमारी उल्टी सीधी फाइलें हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी, कंप्यूटर एकदम से नया जैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी हद तक एंड्रॉयड को मतलब कॉपी नहीं कहेंगे, पर एक तरीके से उसे इंस्पायर्ड कह देंगे, क्योंकि कॉपी कहूँगा तो फिर विंडोज़ वाले मेरे पे क्लेम कर देंगे, तो इंस्पायर्ड करके है। पर मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अपडेट पर्सनली अच्छा लगा। मेरी प्रोडक्टिविटी में ये थोड़ा सा मतलब समय बचा रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस ये है कि कभी कभी ये ओपन करने में हल्का सा लैग करता है और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ये दो चीज़ें फिक्स हो जाएं तो मुझे लगता है कि मुझे वापस विंडोज़ 10 में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें तो आपने देखी होंगी कि 2 विंडोज़ बना सकते हैं, सर्च सेक्शन है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नई चीज़ है। 2 विंडोज़ तो आई थिंक कि लास्ट वाले अपडेट में भी था, मतलब अब उतना श्योर नहीं हूँ मैं, पर मुझे इसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग कहीं ऑफिस में होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, अचानक से बॉस आ जाता है, उनको नए डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 डेस्कटॉप बना लिया। एक में हमने क्रोम खोल लिया, सॉरी ये क्या, ये तो विजेट का है। विजेट तो मुझे एंड्रॉयड में भी बकवासी लगता था, इसमें भी बकवासी लगता है। तो मान लीजिए आपका बॉस आ गया, आप गेम खेल रहे हो इस सेक्शन में, आपने फटाक से गए और इस सेक्शन में आ गए एकदम से नया, तो उतना हैंडी नहीं है, मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। पर ठीक है, कुछ नहीं से बेहतर है। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी इससे। मुझे लगा था, जब मैंने शुरू में इसके वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा था कि हम 2 अलग अलग डेस्कटॉप में अपने फोल्डर्स को अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा मन में सोचा था कि एडिटिंग के और मेरे काम के जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उसे एक में रखूँगा और सेकंड डेस्कटॉप में फालतू की चीज़ें रखूँगा। तो ऐसा कुछ तो मुझे मिला नहीं, पर ठीक है, विंडोज़ 10 से मुझे बेहतर लगा। एक मेजर चेंज लगा, क्योंकि यूज़र इंटरफेस जो हम एट द एंड हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज मिली और बटन्स भी थोड़ी बड़ी मिली हैं। पहले की तरह छोटी छोटी नहीं, मतलब ये सब जो ऑप्शंस हैं ये थोड़े बड़े मिले हैं। और ओवरऑल मुझे वीडियो अच्छा लगा, मतलब मुझे ये अपडेट अच्छा लगा विंडोज़ 11 का। वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो भी कमेंट हो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।